डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स होती है। अगर हम लोग बात करेंगे कि डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी को आपस में कंपेयर करें, तो बेटे डेवलप्ड इकोनॉमीज में अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड रहती है और डेवलपिंग इकोनॉमीज में अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड रहती है। हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर नीड होगी। नहीं बेटे, अभी तो हम उनके पीछे हैं। वो तो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है वो बेटे डिफरेंट होता है, और डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहां पर इस पॉइंट को पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से 1 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हर इकोनॉमी के अंदर सेम नीड रखता है? नहीं बेटे, सेम नीड नहीं रखता है। ठीक है, हम उस बात को डिस्कस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या आप इसको ऐसे लिख लो, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इकोनॉमीज। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं वो डिफरेंट होंगी बेटे डिफरेंट इकोनॉमीज। फॉर लो इनकम इकोनॉमीज, ऐसे इकोनॉमीज जहां पे बेटे बहुत लो इनकम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज लाइक इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पावर आर मोर इंपॉर्टेंट। ऐसी इकोनॉमीज जहां पे लो इनकम होती है, फॉर लो इनकम इकोनॉमीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज लाइक इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, या आप इसको ऐसे लिख लो, डेवलपिंग इकोनॉमीज फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ,
हाउसिंग, सैनिटेशन एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर related to banking and finance are more important. बेटे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रिलेट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री से, फाइनेंस इंडस्ट्री से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने यहां पर बात करी डेवलपिंग इकोनॉमीज की, जहां पे सोशल नीड्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, अब हम बात करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज की। फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज, for developed economies, power and telecommunication infrastructure are the most important sector। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं बेटे, वहां पे पावर और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनके यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। ये हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज की। ओके सर, बेटे आप ऐसे याद कर लें, फॉर लो इनकम इकोनॉमीज आप दिमाग में रखें पाकिस्तान, डेवलपिंग इकोनॉमीज आप दिमाग में रखें इंडिया, डेवलप्ड इकोनॉमीज आप दिमाग में रखें, माइंड में रखें यूएसए, इंग्लैंड, ब्रिटेन। जी सर, हाँ बेटे वो इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही बात है ये, लेकिन आपको जरूर याद रखना है, आप इस बात को भूलेंगे नहीं। ठीक है सर, अब हम बात करें बेटे द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बेटे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत इनएडुकेट है बेटे, वो भरपूर है ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि बेटे हमारे यहाँ पर ना पॉपुलेशन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 135 करोड़ लोग भारत देश में रहते हैं बेटे, 135 करोड़। और 135 करोड़ लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को लेकर आना बेटा बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हाईली इनएडुकेट है, उतना एडुकेट नहीं है। हम लोग अभी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर बहुत पीछे हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। हम लोग अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ कंपैरिजन करें तो हम लोग बहुत पीछे हैं बेटे। भी हमें अपने यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना। हम पावर जनरेशन की बात करें, हम एनर्जी की बात करें, हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करें, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हम लोग फाइनेंस और कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें, बेटे हमें अभी अपने सारे सेक्टर्स को बहुत इंप्रूव करना है।
अभी तक हम लोग 4G की बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। सर अब तो 5G भी आ गया। हाँ बेटे, लेकिन कब आया? जब डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर वो ऑलरेडी चल रहा है, हम वहां से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं। लेकिन अभी 5G को आने में भी, जो आ चुका है उसको भी एक्सपैंड करने में टाइम लगेगा। यानी हम कभी ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे पहले आ रहा है, हम लोग पहले उनसे पहले एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हमसे ले रही हैं। ऐसा तो नहीं है बेटे। तो अभी अगर हम लोग इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन को देखें तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पर अभी भी इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं जब हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ। तो हम लोगों को अभी बेटे डेवलप्ड इकोनॉमीज तक पहुंचने के लिए बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारे को अपने यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट को साथ साथ करना पड़ेगा। तभी हम लोग अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को प्रॉपर तरीके से रख पाएंगे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बेटे, आप देखो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ पर अर्बन एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रूरल एरियाज तो बहुत पीछे रह जाते हैं बेटे। 90% जो रूरल एरियाज हैं, जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, वहां पर बेटे कुकिंग के लिए अभी भी बायोफ्यूल्स का यूज हो रहा है बेटे। यानी सर हम लोगों को अभी भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं है। हमारे पास तो एक पावर जनरेशन की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की ही प्रॉब्लम है। हाँ सर। तो बेटे अभी हम लोगों को धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे जाना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर कंडीशन पूछी जाएगी तो कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है सर। तो जो बातें हमने यहाँ बोली उसको एक बार हम लोग यहाँ आपको लिखवा देते हैं। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। पॉइंट नंबर 1, the state of infrastructure in India is highly inadequate. India is lagging behind. India is lagging behind on various sectors of infrastructure. From developed countries. Next point. अब पॉइंट को एक बार रीड आउट कर लें। The state of infrastructure in India is highly inadequate. India is lagging behind on various sectors of infrastructure from developed countries. In addition to concentrating
on basic infrastructure such as irrigation, transportation, and power generation. Proper attention should also be given. Proper attention should also be given to develop banking, finance, and communication sector. सर हमारे यहाँ पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा बदलाव क्यों नहीं हो पाया? हमारे यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर उसके अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? बेटे गवर्नमेंट ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया बेटे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत एडुकेट इन्वेस्टमेंट नहीं किए, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया। पिछले 70 सालों के अंदर आजादी के 70 साल निकल गए बेटे, 70 इयर्स निकल गए। हम लोग अभी तक पूरे भारत में, ऑल ओवर द इंडिया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं दे पाए हैं बेटे अभी तक। कितने ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, जहां पे अभी तक एनर्जी की बात नहीं हो रही है बेटे, जहां अभी तक लाइट की बात नहीं हो रही है। तो आप सोचो कि अभी हम लोग कितना पीछे हैं। आप उस दिन कब सबसे आगे आएंगे जब आप कहेंगे कि भाई हमारे देश के अंदर हर गांव में, हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो अभी तो आप उसी से बहुत पीछे चल रहे हैं। ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली द गवर्नमेंट has been solely responsible for developing the country's infrastructure, but it was found that the government investment in infrastructure was not educated। गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटे किसी भी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। लेकिन इस बात का पता लगा, इट वाज फाउंड, ये पता लगा कि गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट करी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो उतनी एडुकेट नहीं है।
India invest only 5% of its GDP in infrastructure. इंडिया बेटे सिर्फ 5% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहा था। अगर हम लोग सिर्फ रूरल एरियाज की बात करें और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ रूरल एरियाज को एक बार हम लोग कंसीडर करें, आप लोग हेडिंग डालो इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। देखो बेटे, मैं यहां आपसे जो जो पॉइंट डिस्कस करूंगा वहां से आपको समझ में आएगा कि हम लोग रूरल एरियाज के अंदर अभी भी कितना लैगिंग बिहाइंड कर रहे हैं, कितना पीछे हैं बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। पॉइंट नंबर 1, assess to improve sanitation in rural areas was only 20%। ये लो बेटे डेटा, रूरल एरियाज के अंदर अगर हम इंप्रूव्ड सैनिटेशन की बात करें तो बेटे 20% है। तभी बेटे मोदी गवर्नमेंट लेकर आई स्वच्छ भारत अभियान। अभी आगे की और बातें देखो बेटे, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, सिर्फ मैं अभी रूरल एरियाज की बात कर रहा हूं, आप इसी से समझ जाएंगे कि हम लोग अभी कितना पीछे हैं रूरल एरियाज के अंदर। इन द सेंसस 2001, in the census 2001 shows that in rural India only 56% households have an electricity connection and 43% still use kerosene। सिर्फ 56% हाउसहोल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 43% लोग अभी भी कैरोसिन से काम कर रहे हैं। आगे देखो बेटे, नेक्स्ट पॉइंट, टैप वाटर availability is limited to only 24%
rural households, about 76% rural population tap water availability is limited to only 24% rural households, about 76% rural population drinks water from open resources such as wells, ponds, etc. Women go long distances to fetch water. बेटे ये रियल सिचुएशन है इंडिया की फॉर देयर बेसिक नीड्स. अभी भी ऐसा होता है कि हाउस होल्ड वुमेन अभी भी बेटे अपने घर से बहुत दूर डिस्टेंस तक पैदल जाते हैं और वहां से बेटे पानी को कलेक्ट करके लाते हैं, फेच वाटर. किस बात के लिए? अपनी बेसिक नीड्स की, वाटर की बेसिक नीड्स की पूरा करने के लिए. ये रूरल एरियाज की बात चल रही है. सिर्फ 24% रूरल हाउस होल्ड, सिर्फ 24%. 135 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 24% रूरल हाउस होल्ड्स में जो रूरल एरियाज हैं इंडिया में. और मैक्सिमम रूरल एरिया है बेटा इंडिया के अंदर. अर्बन सिटीज तो कितनी है बेटे? 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं. उनके आसपास जो सिटीज हैं बेटे, जिसको हम उनके साथ जोड़ देते हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डेवलपमेंट हो रहा है. मैक्सिमम इंडिया तो बेटे रूरल एरियाज में रहता है. 76% रूरल पॉपुलेशन के पास अभी भी बेटे टैप वाटर फैसिलिटी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट दे. in spite of in spite of the technological progress, women of rural India are still using biofuels to meet their daily energy requirement about 90% of the rural households use biofuels for cooking. जो 90% रूरल हाउस होल्ड्स हैं बेटे,
वो अभी भी बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग के लिए। ये देखो बेटे, ये एनर्जी की सिचुएशन। In spite of the technological progress, women of rural India are still using biofuels to meet their daily energy requirement. About 90% of the rural households use biofuels for cooking. अभी जो हमने 4 पॉइंट्स आपके सामने लिखे, वहां से बेटे आपको समझ में आया कि सर ये हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन है रूरल एरियाज में। (2020) 21 के सेशन के लिए दो 2020-21 के सेशन के लिए जो एनर्जी सेक्टर वाला टॉपिक है बेटे, वो डिलीट हो गया है। जो हमारा टॉपिक एनर्जी सेक्टर के साथ था बेटे, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट था, एनर्जी सेक्टर, जो कंपोनेंट था हमारे लिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एनर्जी सेक्टर था बेटे, ये इस पर्टिकुलर सेशन के लिए डिलीट हो चुका है। ये डिलीटेड टॉपिक में है बेटे। तो हम लोग इस साल इस टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग इस साल इस टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं करने वाले। हम लोग हेडिंग डालते हैं हेल्थ सेक्टर, कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ सेक्टर, कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटे आप बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बचपन से सुनते आए हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ किसी भी पर्सन की ठीक है बेटे, तो वो वेल बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग बेटे बहुत आसानी से सारे काम को कर लेगा। लेकिन अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है बेटे, अगर हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम है, हमारे को कोई डिजीज है या हम लोग बीमार हैं, तो बेटे हमारे पास एबिलिटी टू वर्क जो होता है वो कम हो जाता है। तो हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली तभी फिट होगा जब उसकी हेल्थ ठीक होगी। अगर आप लोग फिजिकली ठीक हैं तो बेटे आप मेंटली भी ठीक हैं, आपका मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हैं तो आपको भी बेटा मेंटल इलनेस रहेगी, आपके दिमाग में हमेशा डर रहेगा, यार अभी मैं पूरा ठीक नहीं, क्या मैं कर पाऊँ, क्या मैं खेल पाऊंगा, क्या मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, क्योंकि हेल्थ अभी अंदर से ठीक नहीं। तो किसी भी पर्सन की एबिलिटी किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी हेल्थ कैसी है। A person's ability to work depends on his health. अगर आपकी हेल्थ ठीक है बेटे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी काम को करने को, किसी भी काम को करने के स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है बेटे, मेरी हेल्थ बहुत ठीक है, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक है, तो हो सकता है मैं 8 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ाई कर लूँ।
मैं 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ाई कर लूं। मैं 12 घंटे की जगह आज अगर एग्जाम आने वाले हैं तो हो सकता है मैं अपने 12 घंटे के आउटपुट को 14 आवर्स में ले आऊं। तो बेटे डिपेंड ये करेगा कि आप लोग कितना ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर काम कर रहे हैं। किसी भी इकोनॉमी का डेवलप्ड होना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके यहां पर रहने वाले लोगों की हेल्थ क्या है। हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों की हेल्थ क्या है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। हॉस्पिटल्स इंक्लूड होंगे, डॉक्टर्स इंक्लूड होंगी, नर्सेज इंक्लूड होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ इंक्लूड होगा। हमारे यहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स के अंदर कितने बेड्स अवेलेबल है, हमारे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसी है। तो सर हम तो इस बात को सुन के बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि हम लोग भी डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरह कोरोना की वैक्सीन बनाने में आगे आ गए हैं। हाँ बेटे, बिल्कुल आप इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जिस काम को करने में 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लग जाते हैं, हमारे यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने इतना अच्छा काम किया कि 9 से 10 महीने के अंदर हमारे को सारे ट्रायल्स के साथ 2 कोरोना वैक्सीन अवेलेबल करवा दी। तो आप इसी बात को समझें कि बेटे 21st सेंचुरी इंडिया की होने वाली है, जो हर हर कंट्री कह रही है, हर डेवलप्ड कंट्री कह रही है कि 21st सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की है बेटे। वो इसलिए कि हमारे यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है बेटे, वो बहुत इंक्रीज हो रही है। हमारे यहाँ पर जो यूथ है बेटे, 70%, 80% यूथ है हमारे इंडिया के अंदर इस वक्त, जो टोटल पॉपुलेशन है। वहां पर मैक्सिमम यूथ जो है बेटे, वो पढ़ाई की तरफ आगे जा रहा है। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है। तो पढ़ाई को, एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया में। चलो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी अगर हम लोग इस बात को समझें कि सर अगर हम अलग अलग कंट्रीज से डेवलप करें, अलग अलग कंट्रीज के साथ हम लोग कंपेयर करें, तो क्या इंडिया के पास प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। मैं बेटे फिर वहीं पर आके रुक जाता हूं कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है, हो सकता था। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम उसके दूसरी तरफ साथ साथ चलती है बेटे, और वो है पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेटेड। हम बेटे हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर देखें तो 126 नंबर पर है, 126वां नंबर है हमारा हेल्थ सेक्टर वर्ल्ड के अंदर। इटली का सेकंड नंबर है बेटे। आप सोचो इटली जो है हमारे से कितना आगे है, सेकंड नंबर पे, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है। लेकिन जितनी भी कंट्रीज आगे हैं बेटे, उनके यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। हम 126वें नंबर पर हैं, 126 नंबर पर हैं हेल्थ सेक्टर के अकॉर्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, हम यहाँ पर पहले ये लिखने वाले हैं कि साहब हेल्थ के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं, क्या क्या चीजें इन एडुकेट हैं, हमारे यहाँ पर अभी किन किन चीजों की कमियां हैं। और लास्ट में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी। मेजर्स टू इंप्रूव हेल्थ सेक्टर, वुमेन हेल्थ को देखते हुए हम लोगों ने क्या काम किया है, हम लोगों ने रूरल एरियाज को देखते हुए क्या काम किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया है और प्राइवेट सेक्टर ने क्या रोल प्ले किया। क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है बेटे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उन चारों टॉपिक्स को हमें लिखना भी है। अभी तक जो मैंने हेल्थ सेक्टर पर बोला, अगर लिखे बच्चों फिर आप, हेल्थ is an important component
of social infrastructure. It is the holistic concept implying the physical, mental, and social well-being of an individual. A person's ability to work depends largely on his health, good health enhances the ability to work, leading to an increase in the standard of living in the standard of living of the individual. Health is not only the absence of disease, but also the ability to realize one's potential. It is a yardstick of one's well-being. It is a yardstick of one's well-being. So health is an important component of social infrastructure. It is the holistic concept implying the physical, mental, and social well-being of an individual. A person's ability to work depends largely on his health. Good health enhances the ability to work, leading to an increase in the standard of living of the individual. Health is not only the absence of disease, but also the ability to realize one's potential. It is a yardstick of one's well-being. कि बेटे कौन कितना सही है, कौन कितना अच्छे से काम कर सकता है, आपके लिए वो यार्ड स्टिक का काम कर सकता है. तो हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए.